तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग प्राइम में। और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बेहद अच्छी खबर के साथ जो कि जुड़ी हुई है स्टूडेंट से और आपसे भी। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं और आज पहले दिन प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया जाएगा। मध्याह्न भोजन के तहत आज बच्चों के लिए विशेष भोजन भी तैयार किया जाएगा और इसके साथ 20 से लेकर के 26 जून तक पालक सम्मेलन भी होगा, यानी कि बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए पालकों की भी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। पालक सम्मेलन का आयोजन 20 से 26 जून तक होगा। तो आज से मध्य प्रदेश में स्कूल खुल चुके हैं। एक अलग नजारा स्कूलों में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से स्कूल गुलजार हो जाएंगे छोटे छोटे बच्चों के साथ। और इसके साथ आपको बता दें, विशेष भोजन की भी व्यवस्था की गई है मध्याह्न भोजन के तहत। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुकी है। नीलम, किस तरह का आज हम माहौल देखेंगे स्कूल में, क्योंकि 2 साल बाद कोरोना के लंबे संकट काल के बाद आज आखिरकार स्कूल में कुछ वैसा ही नजारा होगा जिससे पहले एकेडमिक सेशन में होता था। स्कूलों की तरफ से कैसी तैयारी और बच्चों में कितना उत्साह की आज आप उम्मीद कर रही हैं, और इसके साथ ही पालक सम्मेलन के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए नया शैक्षणिक सत्र जो है उस आज से शुरू होने जा रहा है और सुबह जो है बच्चे अपने स्कूल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम स्कूली शिक्षा विभाग की तैयारियों की बात करें तो स्कूलों में सभी व्यवस्थाएं पहले से ही तैयार कर ली गई थी, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई थी। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि स्कूलों में भी किसी तरह की टीचर्स की कमी ना हो। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें तमाम तरह की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मिले। आज सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो सबसे पहले उन्हें तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा, नई कक्षा में उनका प्रवेश करवाया जाएगा। और वहीं अगर हम पालक सम्मेलन की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे शुरुआत में स्कूल पहुंचे ताकि किसी भी तरीके की उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए पालक सम्मेलन भी किया जा रहा है। बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स है, माता पिता है, उनको भी स्कूल में बुलाकर उनके साथ भी जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, वो बातचीत करेंगे नए शैक्षणिक सत्र को लेकर के। बच्चों के लिए क्या कुछ नया हो सकता है, किस तरह की योजनाएं जो है इस बार लागू होने जा रही है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है पेरेंट्स से भी चर्चा की जाएगी। और पहला दिन है क्योंकि आज बहुत खास है, बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो बच्चे जो है पूरी तरीके से तैयार है। जो स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि बच्चों को पहले ही निर्देश दिया जा चुका था कि आज से स्कूल शुरू होने वाला है, तो समय पर सभी बच्चे स्कूल पहुंचे। सुबह 10:30 बजे से जो है इनकी कक्षाएं शुरू होने वाली है, तो सब बच्चों में उत्साह भी देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो है आज उनके लिए मध्याह्न भोजन के तहत विशेष भोजन की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि पहला दिन है तो बच्चों का उत्साह कहीं कम ना हो, इसके लिए टीचर्स भी पूरी तरीके से तैयार है, स्कूल भी पूरी तरीके से तैयार है, साथ ही साथ प्रशासन भी तैयार है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अलग से तैयारियां भी की है। 10:30 बजे जब स्कूल खुलेगा तो फिर से एक बार आपकी तरफ रुख करेंगे तब, क्योंकि स्कूल का नजारा देखते ही बनेगा। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो आज से मध्य प्रदेश में स्कूलों की शुरुआत हो रही है और हमारे तरफ से भी तमाम बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब से वो उस माहौल में पढ़ने जा रहे हैं जिसका इंतजार वो 2 साल से कर रहे थे। टीचर्स उनके साथ होंगे, उनके फ्रेंड्स उनके साथ होंगे, यानी समझा जा सकता है कि अब प्ले के साथ ही एजुकेशन भी उनको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब एक सनसनीखेज वारदात, एक बड़ी गिरफ्तारी की बात कर लेते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के 2 गैंगस्टर दिल्ली में गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी शक्ति सिंह, अफजल खान को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही जो गिरफ्तार किए गए हैं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के आरोपी हैं। ये दोनों ही आरोपी बिलासपुर के रहने वाले हैं और कारोबारी से फिरौती मांगने का इनके ऊपर आरोप है। पंजाब के कारोबारी से इन्होंने 10 लाख की फिरौती मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के इनके हवाले कर दिया है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारी सहयोगी तहसीन से। तहसीन, छत्तीसगढ़ के 2 गैंगस्टरों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, कैसे पुलिस को इनपुट मिले और दिल्ली से कैसे इन्हें पकड़ा गया? और एक और ये बड़ा सवाल कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से भी क्या इनके तार जुड़े हुए हैं? निश्चित तौर पे ये एक बड़ी गिरफ्तारी ये दिल्ली से हुई है। इसमें ये बात सामने आई है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के ये सदस्य हैं और इनका जो वास्ता है वो बिलासपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों जो गैंगस्टर हैं, बिलासपुर के शक्ति सिंह और अफजल खान को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। इन पे ये आरोप है कि लुधियाना के एक जो पंजाब के लुधियाना में एक कारोबारी हैं, उनको इन्होंने 10 लाख रुपए की फिरौती इन्होंने मांगी थी। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने इस बात को शिकायत में कहा था कारोबारी ने कि उनके पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल के
जो कॉल आ रहे हैं उनके पास नंबरों से, तो उन्होंने जब इसकी शिकायत की तो उन्होंने पुलिस ने जो लुधियाना का जो साइबर थाना है उसने गंभीरता से लिया। उसके बाद जब जांच पड़ताल इसमें की गई तो ये इनपुट मिला कि जो कुछ लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ से वास्ता रखते हैं। तो उसके बाद जो है पंजाब पुलिस ने रायपुर पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस को संपर्क किया। संपर्क करने के बाद एक विशेष टीम जो रायपुर से बिलासपुर गई, इनके बारे में पतासाजी की गई और उसके बाद उनके टेक्निकल एविडेंस उसमें सर्च किए गए। उसके बाद ये पता लगा कि दिल्ली में ये लोग हैं। उसके बाद फिर पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को दिया और उसके बाद ये कह सकते हैं दिल्ली पुलिस की IFSO जो इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेटर यूनिट जो है दिल्ली में, उनके द्वारा दबिश करके इन दोनों को पकड़ा गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। और इन्होंने पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करते थे। और अभी इनका जो बिलासपुर में ये लोग रहने वाले थे और अभी इनका एक जो साथी है जो बिहार गोपालगंज का रहने वाला है, राजा बाबू, ये मौके से फरार हो गया। निश्चित तौर पे पुलिस का ये कहना है कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अभी ये देखने वाली बात होगी ये छत्तीसगढ़ आते थे, इनके और कौन कौन साथी हैं, ये अभी आने वाले दिनों में खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल तहसीन, आप ही नजर बना के रखिएगा क्योंकि मामला बेहद बड़ा और संगीन है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ गैंग का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नाम सामने आया है और ऐसे में इनकी भी संलिप्तता जरूर संदिग्ध हो सकती है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। चलिए और अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं धांधली की। जी हाँ, बड़ी खबर आपको श्योपुर से बता दें, अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत पर हत्या की कोशिश की गई है। ब्लास्टिंग मशीन चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इसकी शिकायत की है। अवैध क्रैशर और ब्लास्टिंग की ग्रामीणों ने शिकायत की थी और ग्रामीणों की शिकायत के बाद मानपुर थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस में FIR दर्ज होते ही अब ग्रामीणों को दबंगों की तरफ से धमकाया जा रहा है। तो श्योपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत की गई और उसके बाद ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने जैसे ही पुलिस में अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत की और उसके बाद दबंगों की तरफ से इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वो अवैध रूप से ही संचालित है। उस पर प्रशासन, खनिज विभाग का जो माइनिंग, और तो कोई दिक्कत नहीं है ग्रामवासियों को। जो वहाँ पर वो 100 से 150 फीट तक नीचे जो बोर करके उसमें और उसमें जो माइनिंग डाल के ब्लास्टिंग करते हैं ना, उससे कई घरों में दरारें आ गई है, कई बोरवेले से जो है फेल हो चुके। और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं श्योपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्वदेश से। स्वदेश, बड़ा मामला सामने आया है, ग्रामीणों ने शिकायत की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कलेक्टर से भी शिकायत की गई है। क्या ग्रामीणों को किसी तरह की सुरक्षा मुहैया कराई गई शिकायत के बाद? देखिए, अभी ऐसी कोई सुरक्षा तो मुहैया नहीं कराई है क्योंकि लगातार ये ब्लास्टिंग से जो ग्रामीण के क्षेत्र हैं और मकान है उनमें दरारें भी पड़ रही हैं और जो बोरवेल थी वो भी बंद हो चुकी है, जिसकी लगातार ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। पिछले साल बात करें तो इस क्रेशर की शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद इसको सील्ड किया गया था क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए नुकसानदायक था, क्योंकि इसकी जो डस्ट थी उससे बीमारी भी फैल रही थी। उसके बाद जब ग्रामीणों ने दोबारा ये चालू की गई और ग्रामीणों ने जब इस पे विरोध किया तो एक ग्रामीण पर बोरवेल और प्लास्टिक मशीन चढ़ाने का प्रयास भी किया गया, साथ उसकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त की गई, जिसकी थाने में FIR भी दर्ज हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेशर संचालक इतना चालाकी से खेल करते हैं कि रात को 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक ब्लास्टिंग का काम शुरू करते हैं और जब तक प्रशासन की टीम ग्रामीण की शिकायत पे या पुलिस टीम पहुंचती है तो वो काम बंद कर देते हैं। लेकिन लगातार पुलिस वहां नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से ये रात को ब्लास्टिंग करते हैं। हालांकि ग्रामीण कल कलेक्ट्रेट पहुंचे, आज भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिसकी शिकायत लगातार की तो आज कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए हैं कि वहां पर पुलिस टीम की गश्त लगाई जाए ताकि ये जो रात को ब्लास्टिंग करते हैं इस पर रोक लगाई जाए और ग्रामीणों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। स्वदेश, क्या किसी संचालक, क्रैशर संचालक की गिरफ्तारी हो पाई है? क्योंकि ये भी मामला सामने आया है कि उसी मशीन से ग्रामीणों को उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है, ग्रामीणों को मारने की धमकी दी जा रही है, कोशिश की जा रही है, फिर भी गिरफ्तारी ना हो पाना। बिल्कुल ये बात सत्य कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो ग्रामीण वहां पर उनकी शिकायत लेके जाते हैं, ब्लास्टिंग वाले कर्मचारियों के पास जाते हैं क्रेशर के, तो ग्रामीणों पे ही उल्टा वाहन चढ़ाने का प्रयास या फिर उनकी मोटरसाइकिल या फिर जिस वाहन से भी हो जाए, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों के मंसूबे कितने यहाँ पर बड़े हुए हैं कि जो ग्रामीण शिकायत करने जा रहे हैं उनके ऊपर ही क्रैशर मशीन चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया स्वदेश पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं सीमेंट की धांधली की। जी हाँ, 2000 नकली सीमेंट की बोरी जब्त की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रीवा से बता दें, 8 गाड़ियों में 2000 नकली सीमेंट की बोरी भरी हुई थी और उस
गाड़ी को जब्त किया गया है। चाकघाट इलाके के घूमा गांव में पुलिस ने दबिश दी है। सीमेंट में राखड़ मिलाकर के नकली सीमेंट को तैयार किया जाता था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस नकली सीमेंट का इस्तेमाल सरकारी पंचायत के काम में किया जा रहा था। तो हमने तत्काल ऑपरेशन अक्समगंज को इंफॉर्मेशन शेयर की और उन्होंने एसडीओपी अमरजीत सिंह के नेतृत्व में टीम अपनी भेजी। वहाँ पर टीम को 6 बड़ी गाड़ियाँ और एक छोटी गाड़ी मिली। अभी हम लोगों ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उस वक्त की रीवा से, जहां पर 2000 नकली सीमेंट की बोरियां जब्त की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि सीमेंट में राख मिला करके नकली सीमेंट को तैयार किया जाता था। और बस इतना ही नहीं, ये जो सीमेंट थी इसका इस्तेमाल जो पंचायत भवन है उसके निर्माण में भी किया जा रहा था। सरकारी कामकाज में इस नकली सीमेंट का उपयोग किया जा रहा था। मुखबिर से सूचना मिली और उसके बाद पुलिस ने ये बड़ी खेप बरामद की है। 2000 नकली सीमेंट की बोरियां जब्त की गई हैं। 8 गाड़ियों में इसे लोड किया गया था। पुलिस ने दबिश दी और उसके बाद छापेमार कार्रवाई करते हुए करीब 2000 बोरियां जब्त की गई हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सीमेंट ही यहां पर नकली है। तो निर्माण की क्वालिटी क्या होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, जहां पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला नशीली दवा पिलाकर अश्लील फोटोशूट कराया गया है। सहकारी बैंक के रिटायर्ड मैनेजर को अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। रिश्तेदार और 2 साथियों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। भांजे के साले ने महिला के साथ मिलकर रिश्तेदार को ठगा है। रिटायर्ड मैनेजर के बेहोश होते ही 70,000 रुपए लूट लिए गए और फिर उसके बाद अश्लील फोटो दिखाकर 2 लाख की ब्लैकमेलिंग भी की। शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से, नशीली दवा पिलाकर अश्लील फोटोशूट का मामला सामने आया है। सहकारी बैंक के रिटायर्ड मैनेजर को यहां पर ब्लैकमेल किया गया। रिश्तेदार और 2 साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे ग्वालियर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी महेंद्र से। महेंद्र, ये सनसनीखेज वारदात, रिश्तेदारों ने अपने ही रिश्तेदार को ठग लिया है, एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ गिरफ्तारी हो पाई क्या, पूरा मामला क्या है? मुरैना के जिले के रहने वाले, गांधी कॉलोनी के रहने वाले बिशंबर दयाल शर्मा, जो कि एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर है और उसके बाद आप ऑनलाइन शॉप का एक संचालन करते हैं। ग्वालियर के में किसी काम से ग्वालियर आए थे और वहाँ कैश 50,000 रुपए रखे हुए थे। तभी उनको ट्रेन में उनका रिश्तेदार जो कि भांजे का साला था, वो पप्पू डंडोतिया, जो कि उन्हें ट्रेन के अंदर मिला। और उसके बाद जब उससे चर्चा के दौरान ग्वालियर स्टेशन पहुंच रहे, उन्होंने पानी उसको पीने के लिए दिए जिसमें बेहोशी की दवा मिला हुई थी। जब बेहोश होने लगे तो अचानक उनके अपने 2 साथियों के साथ बुलाया और ऑटो में डालकर एक पुरानी छार में लेकर जहाँ पे कमरे में उनको बंद बनाकर उनको कर एक महिला के साथ अश्लील फोटो शूट करने के बाद उनको ब्लैकमेल किया और उनके 50,000 तो ले ही लिए। उसके बाद उनको 2,20,000 रुपए की मांग की, लेकिन 20,000 रुपए उसने फोन पे कर दिए, लेकिन 2 लाख रुपए नहीं दे पाया। उससे प्रताड़ित होकर उसने इस बात की शिकायत थाने पहुंचकर की। तब पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और जो महिला है, इसमें एक महिला और 2 पुरुष के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ब्लैकमेलिंग के साथ साथ इसमें जो इसमें मामला है उसमें दर्ज करने के बाद इन आरोपियों को पुलिस ने तलाश कर दी है। जल्दी पुलिस इनको गिरफ्तार करने की बात कर रही है। ठीक है महेंद्र, आप भी नजर बना के रखिएगा, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो इसके साथ ही IBC 24 आपसे अपील करता है, जैसे कि मामला सामने आया ग्वालियर में कि किस तरह से पानी में कुछ मिला करके पिला दिया गया और उसके बाद उनके साथ अश्लीलता की गई और अब ब्लैकमेल किया जा रहा है अश्लील फोटोशूट के नाम पर। तो ऐसे में अगर आप कहीं जाते हैं और अगर कोई आपको कुछ पीने के लिए, खाने के लिए देता है तो सावधानी जरूर बरते, ताकि इस तरह की वारदात आपके साथ ना होने पाए। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं दमोह की, जहां पर चुनावी रंजिश में हमले का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दमोह से बता दें, महिला प्रत्याशी के पति पर जानलेवा हमला किया गया है। हमलावरों ने प्रत्याशी की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की है। जनपद पंचायत सदस्य की प्रत्याशी प्रचार कर रही थी और इस हमले में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रचार के दौरान विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से हमला भी किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और हमले की जांच शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से। जितेंद्र, गिरफ्तारी हो पाई क्या? प्रत्याशी पति पर जानलेवा हमला हुआ है।
नहीं जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है वो दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के ग्राम किशनगंज का है, जहां पर जनपद पंचायत सदस्य प्रत्याशी के पति पर जो जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि पुलिस रात से ही लगातार गश्त कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है, और जो घायल है जनपद सदस्य प्रत्याशी का पति है वो जिला अस्पताल में भर्ती है। अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और जिले के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कैमरे पर कुछ ही बोलने के लिए तैयार भी नहीं है जी। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि जो जिस तरीके से दमोह शहर के जो अभी हालात चल रहे हैं, दमोह जिले के जो हालात चल रहे हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो है हालत वो बद से बदतर होती जा रही है। लगातार आए दिन चाकूबाजी के मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, और ऐसे में दमोह में जो आगामी चुनाव है, सामने जो चुनाव है, ये किस तरीके से शांतिपूर्ण संपन्न होंगे, ये जरूर कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है। बिल्कुल सवाल भी है और एक चुनौती भी है यहाँ पर प्रशासन के सामने कि अभी इस तरह की वारदात सामने आ रही है, तो सोचिए फिर आगे कैसे हालात होंगे। जितेंद्र, एक और जो हमले में घायल हुए हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? जी देखिए, उनकी स्थिति अभी फिलहाल ठीक है, वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, और जो उनके साथ में 2 लोग और घायल थे, उनके लिए मामूली चोटें आई हैं। लेकिन ये जो महिला प्रत्याशी है, इनके पति है विनोद बैरागी, इनको जो है गंभीर चोटें आई हैं और ये जिला अस्पताल में भर्ती है। हालांकि जब रात में कार्रवाई की जा रही थी तो उस समय पे देहात थाना पुलिस का जो रवैया था वो भी थोड़ा सा हटके था, और जो आरोपियों के प्रति जो दमोह पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई दे रहा, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस तरीके से अगर प्रत्याशियों पर चुनावी प्रचार बना के रखिएगा, देखते हैं हमलावरों की कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। चुनाव प्रचार कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे चुनाव प्रचार की हमारी गाड़ी आई थी, उनके दरवाजे पे इन लोगों ने हम लोगों को रोका, कुछ आदमी मंगवा के हम लोगों को पीटा इन लोगों ने, तो उन लोगों ने हम लोगों को प्रचार करने से रोका, दबाव बना रहे हैं और हमारे बड़े भाई को मारा है बहुत। जांजगीर में 10 साल के राहुल को 65 फीट गहरे बोरवेल से सकुशल निकाल लिया गया। 105 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अलग अलग एजेंसियों ने जी जान लगा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस पूरे ऑपरेशन का पल पल अपडेट लेते रहे, राहुल के परिवार को भरोसा देते रहे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम उसे सकुशल बाहर निकाल ही रहेंगे। दिल्ली से आते ही समय सीधे सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर में राहुल से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। वहां हालचाल जाने के साथ ही यह ऐलान किया कि उसके इलाज और पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। निकाल ले वो। ठीक है बेटा। 105 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने दिखा दिया कि दिन रात की कड़ी मेहनत, समर्पण और जिजीविषा के साथ अगर नेतृत्व की ओर से पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिले तो कुछ भी संभव है। इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाली टीम को मॉनिटर करते रहे और पल पल निर्देश देते रहे सीएम भूपेश बघेल ने ऑपरेशन की सफलता के लिए सभी को बधाई दी। ऑपरेशन 104 घंटा चला और सफल ऑपरेशन रहा, और इसमें सारे लोग जो लगे थे उसको मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जैसे भी मदद की, सबका सहयोग हमने लिया। लगातार प्रशासन और हम लोग वॉच कर रहे थे, मिनट टू मिनट उसकी जानकारी ले रहे थे और निर्देश भी दे रहे थे, और उसमें सफलता मिली। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और बच्चा बहुत स्वस्थ है। 10 जून को दोपहर 2 बजे का समय था जब राहुल साहू 65 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। खबर मिलते ही पूरा प्रशासन सक्रिय हुआ और तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर यह सुनिश्चित किया गया कि राहुल को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद कैमरे के जरिए लगातार राहुल की गतिविधियों पर नजर रखी गई। साथ ही परिजन को मौके पर बुलाकर उनकी आवाज भी राहुल तक पहुंचाई गई। खाने के लिए भी जूस और केले पहुंचाए गए। इस दौरान खुद सीएम भूपेश बघेल हर पल ये मॉनिटर करते रहे कि रेस्क्यू में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। साथ ही राहुल के परिजन को भी लगातार वीडियो कॉल के जरिए ये भरोसा दिलाते रहे कि राहुल को सकुशल बाहर लाएंगे। निकाल ले वो। हाँ
जितना हो सका थे पूरा सब लगाए हैं, पूरा ताकत लगाए हैं, है ना। और पूरा विश्वास है कि उसको सब ऊपर आई, है ना। कुछ घंटा हुए तो निकल जाएगी। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू के पहले दिन 10 जून की रात में ही राहुल को मैनुअल क्रेन के जरिए रस्सी से बाहर लाने की कोशिश की गई। राहुल ने रस्सी को पकड़ने जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसके बाद परिजनों की सहमति और एनडीआरएफ के फैसले से तय किया गया कि बोरवेल के किनारे तक खुदाई कर रेस्क्यू किया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही ओडिशा और गुजरात से भी रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीमों को बुलाया गया। अलग अलग मशीनों से खुदाई शुरू हुई। लगभग 60 फीट की खुदाई किए जाने के बाद पहले रास्ता तैयार किया गया। एनडीआरएफ और सेना के साथ जिला प्रशासन की टीम ने ड्रिलिंग कर बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई। इस दौरान बोरवेल में पानी का लेवल बढ़ने से बचाव में लगे लोगों की चिंता बढ़ गई। कई बार रास्ते में मजबूत चट्टान आने से अभियान में बाधा आई, लेकिन रेस्क्यू में लगी टीम और उसके लीडर सीएम भूपेश बघेल के चट्टानी इरादों के आगे पत्थर की चट्टानों को भी रास्ता देना पड़ा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, राहुल तस्वीरें देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। हाँ, रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। सबकी मेहनत, लगन और सबकी दुआ और बहुत ही धैर्यपूर्वक अभियान संचालित हुए, तेगर कहाँ से संभव हो पाया है। मंगलवार की रात राहुल के निकलते ही ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आखिरकार सभी की दुआओं और मजबूत इरादे ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। वहीं राहुल को एक नई जिंदगी मिली। प्रशासन पूरी यहाँ मुस्तैद थी और प्रशासन का बहुत बहुत हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बच्चे को सही सलामत उसने बोर्ड से निकाल लिया। दिल्ली से रायपुर पहुंचते ही सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले बिलासपुर के लिए रवाना हुए, जहां अपोलो अस्पताल पहुंचकर उन्होंने राहुल का हालचाल जाना। ठीक है बेटा, राहुल डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। काका होने के नाते मैं घोषणा करना चाहता हूं कि राहुल के उपचार और आगे के शिक्षा दीक्षा के पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसे किसी भी खुले बोरवेल को बंद करना सुनिश्चित करें। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 में लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन खबर बानी खबर गोत। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।